हेलो स्टूडेंट्स, डीकेएम कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। संख्या पद्धति के जो बेसिक पार्ट है वो आपने कंप्लीट कर लिया है। 2 भाग हैं उसके, दोनों भागों में हमने जितनी भी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं के बारे में हमने जानकारी हासिल की है। अब हम बात करते हैं कि संख्या पद्धति से 10वीं क्लास के लिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा टॉपिक जो है जो 10वीं क्लास में आता है, कौन सी संख्या है जिससे 10वीं क्लास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली प्रश्नावली है, पहली प्रश्नावली है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। जब हम वास्तविक संख्याओं की संख्या पद्धति में बात कर रहे थे तब हमने रियल नंबर के बारे में थोड़ी जानकारी ली थी कि रियल नंबर होते क्या हैं। यदि शून्य से लेकर शून्य से अनंत तक, शून्य से अनंत तक सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कहलाती है। शून्य से अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए इस अपने 10वीं क्लास का जो टॉपिक है इसमें अपने को कौन सी संख्या सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वो है भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य व अभाज्य संख्या क्यों और कैसे पूछी जाती है बताओ। क्योंकि 10वीं क्लास में इन दोनों संख्याओं से अभाज्य जो संख्याएं होती हैं उनसे अपने को भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करवाएंगे। ठीक है। और दूसरा एचसीएफ और एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, वो ज्ञात करवाएंगे। तो देखिए इस प्रश्नावली में है क्या क्या चीज, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। दूसरा संख्याओं का लस्य तथा महस्य, संख्याओं का लस्य तथा महस्य। तीसरा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। चौथा अपरिमेय संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं को, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। ये 4 टॉपिक है। संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, उसमें कितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड होते हैं, कितनी संख्याएं होती हैं, किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया जा सकता है, संख्याओं का लस्य तथा महस्य कैसे ज्ञात किया जाता है। अगला टॉपिक है तीसरा अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है वो क्या है, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध कैसे करते हैं। सिद्ध करना मतलब कि कोई भी संख्या आपको दी गई होगी, जैसे √3 अपरिमेय है, √2 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है या √5 अपरिमेय है, इनको सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि √5, √2, √3 एक अपरिमेय संख्या है। इन चारों टॉपिक पे बात करेंगे, संख्याओं की चारों की बात करेंगे। चारों की जैसे ही बात करेंगे तो अपने कितने नंबर पूरे हो जाएंगे? 4 अंक। कितने अंक पूरे होंगे? 4 अंक। और किस प्रकार से, इसी टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से हमें 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस प्रकार से हमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड संख्याओं के करने के लिए अपने को सबसे पहले चाहिए अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं चाहिए? कोई भी संख्या होगी उस संख्या की बात करते हैं तो संख्या की बात करने में सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करूं मैं अभाज्य संख्या की। आपको मैंने संख्या पद्धति में अभाज्य संख्या के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए कि ऐसी संख्या जिसका एक तथा स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड ना हो, ऐसी संख्या जिसका एक तथा स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड ना हो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या शुरू कहां से होती है? 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इसी तरीके से अनंत तक अभाज्य संख्याएं चलती। मैंने आपको संख्या पद्धति का जब पार्ट करवा रहा था उसमें ये बताया था
कि 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, लेकिन मोस्टली अपने जब 10th क्लास की बात करते हैं तो हम इतनी संख्याओं को ध्यान में रखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। ठीक है, अब बात करें कि हम भाग कैसे देंगे। भाग देने के लिए अपने को भाजकता के नियम आने चाहिए। भाजकता के नियम क्या आने चाहिए? भाजकता के नियम। और भाजकता के नियम में सबसे पहले 2 से विभाज्यता। सबसे पहले क्या है? 2 से विभाज्यता। यदि संख्याओं का इकाई अंक, संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वह पूरी संख्या 2 से भाज्य होगी। 2 से भाज्य होगी मतलब कितनी बड़ी संख्या हो, कितनी ही बड़ी संख्या हो, उस संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8। इन 5 डिजिट में से 0, 2, 4, 6, 8 इन 5 में से यदि कोई है तो वह संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। किससे भाज्य है? 2 से। उदाहरण देखिए, 5, 5, 5, 2। पहले वाले 3 अंक क्या है? विषम संख्या है और ये क्या आ गया? 2। 107, 1078, 1090, 2576, 3764। सारी संख्याएं किससे भाज्य हैं? 2, 8, 0, 6, 4 सारा कुछ आ रहा है। इसमें 2 आ रहा है इकाई का, इसमें 8 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है। आगे देखिए, पहला हो गया। दूसरा हम बात करेंगे भाजकता के नियम की, केवल इन्हीं की 2, 3, 5, 7 और 11 की। कितनी भाजकता के नियम पढ़ेंगे हम? केवल 5 भाजकता के नियम पढ़ेंगे। 2, 3, 5, 7 और 11। इनके अलावा और भाजकता के नियम हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मोस्टली कौन से पूछे जाते हैं? इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं के भाजकता के नियम पढ़ेंगे। तो 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता। बताइए एक संख्या में 3 का भाग कब जाएगा? याद कीजिए, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था कि 3 से भाग देने के लिए क्या किया जाता है? यदि संख्याओं के अंकों के योग में 3 का पूरा भाग जाए, 3 का पूरा भाग जाए तो उस पूरी संख्या में भी 3 का पूरा भाग जाएगा। कैसे? जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। 357, 531, 642 ये 3 संख्याओं की बात करते हैं। तो पहले देखिए 357 में क्या 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, एक्सेट्रा और भी आदि हो सकती है, और भी अनंत तक संख्याएं होती हैं। 357 की बात करें तो 3 + 5 + 7, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 में 3 का भाग जाता है, मतलब 357 में भी पूरा 3 का भाग जाएगा। यदि 531 की बात करें तो 531 में 5 + 3 8, 8 और 1 9, 9 में जब 3 का भाग जाता है, 9 का तो पता है, 9 में 3 का भाग जाता है, 531 में भी भाग जाएगा। 642 की बात करें, 6 + 4 10, 10 और 2 12, टोटल 12, 12 में 3 का भाग जाता है। 3 का पहाड़ा जब हमें याद है तो पता चल जाएगा कि हमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर इसको 3 की विभाज्यता को हम एक दूसरे तरीके से और बोल सकते हैं। यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 का गुणज हो कि
दी गई संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 का गुणज हो, 3 का गुणज हो तो उस पूरी संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट भी कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, 2 का हो गया, 3 का हो गया, अब किसकी बात करें? 5 की। तीसरा है 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता, यदि संख्या का, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है, 0 या 5 है, तो उस पूरी संख्या में, तो उस पूरी संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। देखिए कैसे, 6375, 8945, 45 ले लो, 13670, ये सारी संख्याएं देखो। इकाई का अंक 5 मतलब 5 का पूरा भाग जाएगा। इकाई का अंक यहाँ भी 5, 5 का पूरा भाग जाएगा। इकाई का अंक 0, इसमें भी 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इंपॉर्टेंट चौथा नियम, क्योंकि 7 का भाज्यता ये नियम है वो थोड़ा सा टिपिकल है। 7 से विभाज्यता, किसी संख्या में पता करना हो कि 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इस बात का कैसे पता करेंगे? यदि किसी संख्या, यदि नहीं आएगा इसमें, किसी संख्या के इकाई अंक का दुगुना, किसी संख्या के इकाई अंक का दुगुना, संख्या के इकाई अंक का दुगुना, इकाई अंक का दुगुना शेष संख्या में से, शेष संख्या में से घटाने पर यदि शेषफल में, शेष संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग जाए, 7 का पूरा पूरा भाग जाए, तो उस संख्या में, उस संख्या में भी 7 का पूरा भाग जाएगा, 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। देखिए क्या लिखा है मैंने, किसी संख्या के इकाई अंक का दुगुना, इकाई अंक का दुगुना शेष संख्या में से घटाने पर यदि शेष संख्या में 7 का, शेष संख्या में से घटाने पर जो शेषफल प्राप्त हो उसमें शेष संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग जाए, तो उस संख्या में भी 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। कैसे पता करेंगे, क्या चीज बोल रहा है? देखिए जैसे मान लीजिए 49 या 343, 343, 24 जीरो 1, 16,807। बात करते हैं 49, 343, 2401, 16,807। इसी प्रकार और भी अनेकों संख्याएं होती हैं, लेकिन हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं। मैंने क्या लिखवाया, नियम लिखवाया, नियम के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या लिखा? 49, 49 में इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 49 में इकाई का अंक क्या है? 9। 9 का क्या करना है? दुगुना। कितना हो गया? 18। शेष संख्या क्या है? शेष संख्या क्या है? 4। 4 में से घटा दो, 4 माइनस 18 बराबर कितना बचा? माइनस का 14। देखिए माइनस 14 में 7 का भाग दे सकते हैं, कितनी बार जाएगा? माइनस 2 बार। कितनी बार भाग जाएगा? माइनस 2 बार।
यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ऋणात्मक आ रहा है या धनात्मक आ रहा है, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ ऋणात्मक उत्तर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब मान लो कि आपको 7 का पहाड़ा नहीं आता, हम जानते हैं 7 7 जा 49 होता है, 7 7 जा 49, पर नहीं पता, कई बच्चों को नहीं पता होता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि 9 का दुगुना कितना होता है 18, 18 को जब 4 में से घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 14 बटे में 7 करके देखा हमने, तो भाग गया -2 बार, अर्थात 49 में भी किसका भाग जाएगा, 49 में भी 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा, इसका भाग जाएगा। अब देखते हैं अगला 343, मैं ऊपर वाला थोड़ा मिटा देता हूं, नोट कर लीजिए जितना करना है, पॉज करके वीडियो को। देख क्या है 343, ऊपर ही लिख लेता हूँ, ये संख्या सही रहेगा, 2401 16,807, इसी तरीके से अनंत संख्याएं होती हैं, मिटाते हैं इनको, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए संख्या क्या है 343, बताइए, इकाई का अंक 3, इकाई का अंक क्या है 3, इसका दोगुना कितना हो गया 6, शेष संख्या कौन सी है 34, 34 में से 6 घटाएंगे कितना बचा, 34 में से 6 घटाते हैं तो 28 आता है, 7 का पहाड़ा देखो 7 चौक 28, यानी 28 बटे 7 करें तो कितना आता है 4, अर्थात 343 में 7 का भाग जाएगा। अगली संख्या देखिए 2401, यहाँ देखो इकाई का अंक कितना है 1, इकाई का अंक 1, इकाई अंक 1, 1 का दुगुना 1 गुणा में 2 बराबर 2, शेष संख्या 240, 240 में से 2 घटाया बराबर कितना आया 238, 238। अब नहीं बता सकते, तो जब नहीं बता सकते इसका मतलब क्या है कि इस प्रक्रिया को हम और आगे तक दोहराएंगे जब तक 7 का भाग नहीं चला जाता। यहाँ इस संख्या में देखो इकाई का अंक क्या है 8, 8 का दुगुना 16, 8 का दुगुना क्या हो गया 16, शेष संख्या कौन सी थी 23, 23 माइनस 16 बराबर 7, 7 में तो 7 का भाग जाता ही है, जब 7 में 7 का भाग जाता है इसका मतलब क्या हो गया 2401 में 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगली संख्या 16,807, ये मत देख लेना कि लास्ट में 7 है पूरा पूरा 7 का भाग जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ 1 आया था, यहाँ 3 आया था, पिछले वाले में 9 आया था, तो यहाँ देखेंगे इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है 7, 7 का दुगुना 14, शेष संख्या क्या थी 1680 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा बताओ, कितना आएगा 1666 सॉरी 66, 1666, 1666 आया। अब इस संख्या में भी देखो, इस संख्या में इकाई का अंक 6, 6 का दुगुना 12, तो 166 में से 12 घटा दो कितना बचेगा, 166 माइनस 12 करेंगे तो कितना बचेगा 1 5 4, 154, 4 का दुगुना, अब 154 का नहीं पता अपने को कि 154 में जाएगा या नहीं जाएगा, तो यहाँ से 4 का भी दुगुना करो, 4 का दुगुना कितना होता है 8, 15 में से 8 गया कितना बचेगा 15 माइनस 8 बराबर 7, अर्थात 16,807 में किसका भाग जाएगा 7 का। तो 7 के जो भाजकता का नियम है थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए आपको थोड़ा इस पे ध्यान देना है। लेकिन एक चीज और है कि जब 7 का भाग दे रहे हो एक जगह करते ही मत रुक जाना कि 28 में चला गया, यहाँ 238 आया, जैसे यहाँ मत छोड़ देना, इसमें भाग दे के मत देखने लग जाना, आपको 8 को ले लेना है, 8 को में नहीं जा रहा तो आगे और ले लेना, यहाँ 3 को भी लेके देख सकते हो, यहाँ आगे और हल करके इसको देख सकते हो, जैसे 7 है 3 को नहीं ले सकते क्योंकि 23 तो लास्ट संख्या बची थी, उसमें से 16 घटाने के बाद में जो संख्या प्राप्त होती है इसमें से 7 को भी ले सकते हो, 7 का दुगुना कितना होता है 14, 7 में से 14 घटाएंगे तो माइनस का 7 बचेगा, और माइनस का 7 बचेगा तो माइनस के 7 में जब 7 का भाग देंगे तो माइनस का 1 उत्तर आएगा। चलिए अगला नियम देखते हैं 11 से भाजकता का नियम। अगला लास्ट 5वां नियम है 11 से विभाज्यता। कौन सा नियम है 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता, 11 से विभाज्यता में क्या होता है, दी गई संख्या के
सम स्थान और विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग का अंतर दी गई संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग का अंतर यदि शून्य हो या 11 से भाज्य हो, 11 से भाज्य का मतलब 11 के पहाड़े में आता हो, तो उस पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा। तो उस पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा? 11 का भाग जाएगा। देख लीजिए, उदाहरण लेते हैं। 99, 121, 1331, 121, 123, 00, 00 नहीं, इसको 121, 00, इस तरीके से अनंत तक की संख्याएं हम ले सकते हैं। तो देखिए, बात करें हम अपने विभाज्यता के नियम की, दी गई संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 से विभाज्य हो तो उस पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा। पहले देखिए 99, ये कौन सा है? 1 नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, मतलब ये क्या हो गया? विषम स्थान, और ये क्या हो गया? सम स्थान। इन दोनों का अंतर देखो, 9 - 9 कितना आता है? 0। और हम जानते हैं 99 में 11 का भाग 9 बार जाता है। कितनी बार जाता है? 9 बार जाता है। 121 की बात करें तो 121 में ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, और ये 3 नंबर पे। 1 + 3, 1 और 3 को जोड़ दो, 1 + 1 माइनस क्या करना है? सम स्थान वाला, 2 - 2 बराबर 0। 121 में 11 का भाग जाता है, क्योंकि 11 का वर्ग क्या होता है? 121। 1331 की बात करें, ये 1 नंबर, 2 नंबर पे, 3 नंबर, 4 नंबर। बात करते हैं, पहले सम स्थान वालों को जोड़ दो, बाद में विषम स्थान वालों को जोड़ देना। 1 + 3 - 3 + 1, 4 - 4 बराबर क्या आ गया? 0। इसमें भी भाग जाएगा। 121, 00, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 पे, 4 पे और 5 पे। 1, 3 और 5, 1, 3, 5 को जोड़ो, 2 और 4 को जोड़ो, 1 + 1 + 0 माइनस 2 + 0, 2 - 2 बराबर कितना हो गया? 0। यानी इन सभी संख्याओं में किसका भाग जाएगा? 11 का पूरा भाग जाएगा। अब आगे बात करते हैं हम भाज्य संख्याओं के किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए जाते हैं। और अपने को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या क्या चीजें और याद रखनी है? सबसे बड़ी बात, आपको कम से कम 2 से लेकर 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए। 2 से लेकर क्या होने चाहिए? 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए। जैसे 7 का वर्ग 49, 13 का वर्ग 169, और मुख्य रूप से कौन से? जो अपनी अभाज्य संख्या है उनके वर्ग आपको याद होने चाहिए। अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी? 19 का वर्ग आपको पता होना चाहिए 361 होता है। 17 का वर्ग आपको पता होना चाहिए 289 होता है। 23 का वर्ग आपको पता होना चाहिए 529 होता है। 23 के वर्ग के बारे में तो बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, दूसरी क्या बात याद ध्यान में रखनी, भाज्य संख्याओं के जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं उसके लिए पहली बात तो अपने को भाजकता के नियम आने चाहिए। क्या आने चाहिए? भाजकता के नियम कि 2 का भाग जाएगा क्या, 3 का भाग जाएगा क्या, फिर 5 का भाग जाएगा क्या,
फिर 7 का भाग जाएगा क्या, 7 के बाद में 11 का जाएगा क्या, 11 के बाद में हम 13 से चेक करते हैं, 13 के बाद में 17 से चेक करते हैं, 17 के बाद में हम 19 से चेक करते हैं, 19 के बाद में 23 से चेक करते हैं, 23 के बाद में 29 से चेक करते हैं, 29 के बाद में हम 37 से 31 से चेक करते हैं, 31 के बाद में 37 से चेक करते हैं, 37 के बाद में 43। इसी तरीके से आगे भाज्य संख्याओं से भाग दे के देखना पड़ेगा। लेकिन मुख्यतः अपने 10वीं क्लास के सिलेबस की बात करें तो ये 30 31 तक, 31 के बाद में जब ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, आज तक तो आया नहीं, आएगा तो आगे देखा जाएगा। देखिए दूसरा क्या याद रखना है, अभाज्य संख्याओं के वर्ग, अभाज्य संख्याओं के वर्ग के वर्ग। आपको मोस्टली जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उन सभी के वर्ग याद रखने हैं, जितनी सारी याद रखने की जरूरत नहीं है, 30 तक के जितने भी हैं सारे के सारे आप याद रख सकते हो। तो देखिए 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग होता है 4, 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 तो अभाज्य संख्या है नहीं, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 11 का वर्ग कितना होता है 121, 13 का वर्ग कितना होता है 169, 17 का वर्ग कितना होता है 289, 19 का वर्ग कितना होता है 361, 23 का वर्ग कितना होता है 529 और 29 का वर्ग क्या होता है 841। यहाँ तक आप इतने वर्ग याद रखोगे। डायरेक्ट कई बार दे देता है कि 529 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए या 841 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है। तीसरी बात, अभाज्य गुणनखंड करते समय, अभाज्य गुणनखंड करते समय हमेशा छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना प्रारंभ करते हैं। छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना प्रारंभ करते हैं। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का देख के देखेंगे, 2 का नहीं जा रहा तो 3 का देख के देखेंगे, 3 का नहीं जा रहा तो 5 का देंगे, 5 का नहीं जा रहा तो 7 का देंगे। नहीं जा रहा उसको छोड़नी है, नहीं जा रहा उसको छोड़नी है। इसका मतलब 2 का नहीं गया, 3 का नहीं गया, 5 का नहीं गया, 7 का यदि जा रहा है, मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, उसमें भाग जाने वाली 7। 7 का नहीं जा रहा, 11 का नहीं जा रहा, 13 का नहीं जा रहा, या 17, 19 या 23 या 29 या 31, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, भाग देके देखेंगे। भाग इनमें से लगभग किसी ना किसी का चला जाएगा। अब ज्ञात करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। उदाहरण लेते हैं, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। और किस प्रकार से हम इन्हें लिखते हैं सब देखेंगे। पहला है 256, दूसरा 343, तीसरा 5005, चौथा 12400। यहीं तक देख लेते, 256, 343, 5005 और 12400। तो बात करें, हल करें इसको। पहला देखिए 256 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने, लिखने का तरीका क्या होता है। ये तरीका आपको एग्जाम में, बोर्ड में आपका लिखने की जो शैली है उसी को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा जाएगा। यदि आपका लिखने का पैटर्न ढंग का नहीं है, पैटर्न सही नहीं है, तो आप अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर आपके लिखावट के भी अंक काट सकता है। 256 क्या लिखा हमने, 256। यदि इस प्रकार डायरेक्ट आप भाग नहीं दे सकते हो तो आप रफ कार्य करने की जगह पे वहां पे भाग देके 256 में सबसे पहले किसका भाग देके देखेंगे, 2 का। 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 का भाग 2 बार दिया, 2 दूनी 4, बचा कितना, 2 दूनी 4, बचा 1, 8 दूनी 16।
128। फिर हमने 2 का भाग दिया 64, फिर से 2 का भाग दिया 32, फिर 2 का भाग दिया 16, आगे 16 में 2 का भाग दिया 8, 8 में 2 का भाग दिया 4, 4 में 2 का भाग दिया 2 और 2 में 2 का भाग दिया 1। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक पीछा नहीं छोड़ना है, जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक पीछा नहीं छोड़ना है। मतलब 256 में सबसे पहले 2 का भाग दिया 128 बार, फिर 2 का भाग दिया 64 बार, 2 का भाग दिया 32 बार, 2 का भाग दिया 16 बार, 2 का भाग दिया 8 बार, 2 का भाग दिया 4 बार, 4 में 2 का भाग दिया 2 बार, 2 में 2 का भाग दिया 1 बार। तो हम 256 के अभाज्य गुणनखंड को कैसे लिखेंगे? 256 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ देखिए 2 क्या है, सभी में क्या है? 2 2 है, तो काउंट कर लेंगे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं? 8। तो हम 256 को ऐसे भी लिख सकते हैं 256 बराबर 2 की घात 8। 2 की घात क्या हो गई? 8। जहाँ आधार समान होता है वहाँ घातें जुड़ जाती हैं। इस तरीके से ये अपना क्या हो गया? फाइनल उत्तर। अब आपसे क्या पूछ सकता है? ऐसे क्वेश्चन देके पूछ सकता है कि 256 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात का मतलब कि 2 की कुल घात कितनी होंगी? कितनी होंगी? 8। और 256 के अभाज्य गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? यदि आपसे ऐसा पूछ ले कि 256 के अभाज्य गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो क्या 8 बताओगे? 8 बताते ही आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गलत। और आपको ऑप्शन में सबसे पहला 8 ही मिलेगा। आपको क्या बताना है? केवल 2। केवल क्या है? 2। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो 256 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या आई है। ठीक है, अगली बात करें 343 की। किसकी बात करते हैं हम? 343। 343 के अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो देखिए क्या होता है। दूसरा 343 याद करो 343 क्या होता है, किसके भाग होता है। पहले तो ऐसे ध्यान में रखा करो, आपको 1 से 15 तक के क्यूब आने चाहिए और 1 से 25 तक सारे के सारे आपको वर्ग आने चाहिए। तब आप क्या हो जाओगे? इन चीजों में परफेक्ट हो जाओगे। देखते ही पता चल जाएगा कि ये किसका क्यूब है या किसका नहीं है। नहीं पता मान लो छोड़ दो, नहीं पता, ये लो 343। 2 का भाग जाएगा क्या? इकाई के अंक में ना तो 0 है, ना 2 है, ना 6 है, ना 4 है, ना 8 है। 2 का भाग जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। 3 का भाग देखो, 3 और 3 6 और 4 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता, मतलब 3 का भाग भी नहीं जाएगा। 5 का इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि 5 का क्यों नहीं जाएगा? क्यों? क्योंकि 5 यहाँ पे इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5। 7 का देके देखते हैं, 7 का यहीं करके देखो एक बार। खुद से प्रैक्टिस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बिना कॉपी पेन के उतना ही फायदा होगा। 3 का दुगुना, 7 के भाजकता का नियम क्या था? कि इकाई अंक का दुगुना यानी 3 का दुगुना। 3 का दुगुना कितना होता है? 6। अगर 34 में से 3 का दुगुना 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 28। 28 में भाग जाता है, 28 में भाग जाता है। तो 7 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 49 बार। 49 में 7 का भाग जाता है 7 बार, 7 में 7 का भाग गया 1 बार। तो 343 को क्या लिख सकता हूँ? 7 गुणा में 7 गुणा में 7, अर्थात 343 बराबर क्या हो गया? 7 की घात 3। 343 बराबर 7 की घात 3। अगला देखिए तीसरा 5005। 5005 सबसे पहले बात करें 5005 की, तो 5005 में 2 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 3 का देखो, 5 और 5 10, 3 का भी नहीं जाता। 3 के बाद में 5, 5 का भाग जाता है क्या? देखिए 1001, 5 का भाग गया। अब 5 का भाग गया, आगे 5 का भाग जाएगा क्या? नहीं, 5 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 या 1 5 होना चाहिए था, यहाँ इकाई का अंक 1 है। तो 7 का देके देखते हैं, क्या पता 7 का भाग चला जाए। देखिए 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। इकाई का अंक 1, 1 का दुगुना 2, 100 में से 2 घटाया 98, और 14 के पहाड़े को जब 7 बार बोला जाता है 14 संति 98, 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 14 संति 98 और 21। अब बताओ मुझे 143 में किसका भाग जाएगा? 7 का इसमें जाएगा क्या? 3 का दुगुना 6, 14 में से 6 गया 8 बचा, 7 का तो नहीं जाएगा। 7 का नहीं जाएगा तो किसका भाग जाएगा? 7 के बाद में कौन सी है? 7 के बाद में कौन सी है? अभाज्य संख्या 11। 11 के लिए मैंने नियम क्या बताया था? इकाई अंक, सॉरी विषम संख्या वाला, 1 2 3 विषम और सम के अंतर देख लो। 1 और 3 का, 1 और 3 हो गए 4, 4 में से 4 गया 0, मतलब 11 का भाग जाएगा। 11 एकम 11, 11 3 33।
और 13 का भाग देंगे तो एक बार, अर्थात 5005 के गुणनखंड क्या हो गए, 5005 के गुणनखंड हो गए 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13। एक चीज और ध्यान रखना, लिखने का क्रम आपका छोटे से बड़ा यानी आरोही क्रम होना चाहिए। यदि आपने इसको ऐसे लिख दिया 7 गुणा 11 गुणा 5 गुणा 13, आपका क्वेश्चन क्या कर देगा एग्जामिनर, गलत। लिखने के तरीका भी आपका होना चाहिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पहले, उसके बाद में उससे बड़ी और उससे बड़ी। ऐसे भी नहीं लिख सकते हो आप 13 गुणा में 11 गुणा में 7 गुणा में 5, अवरोही क्रम में भी नहीं लिख सकते हो, ना ही आप अव्यवस्थित क्रम में लिख सकते हो। आपको लिखना किसमें है, आरोही क्रम में ही लिखना है। तो ये बात थी अभाज्य संख्याओं की कि भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात किए जाते हैं।